हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। कौन थे ये एंटोनियो ग्राम्सी? एंटोनियो ग्राम्सी एक 20th सेंचुरी के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर रह चुके हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स में पार्ट लिया था और राइटिंग करते थे। ये राइटर भी थे, लिंग्विस्टिक भी थे और जर्नलिज्म भी करते थे। तो ये बहुत इनकी जो मल्टी टैलेंटेड वाली वो पर्सनैलिटी होती है वैसी टाइप थी। बट जब ये पैदा हुए थे तो इन्हें बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से इनका जो हाइट था वो बहुत छोटा रह गया था, कि 5 फीट के रह गए थे, क्योंकि इनको जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिल नहीं पाए थे अच्छे से। क्योंकि ये पैदा हुए थे जहाँ पे जिस फैमिली में वो बहुत पुअर टाइप थी, तो इस वजह से इनकी जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। देखते हैं आगे की लाइफ इनकी। तो इनका जन्म 1891 में हुआ था, इटली में हुआ था। और ये इंस्पायर्ड थे 2 लोगों से बहुत ज़्यादा, एक मार्क्सिस्ट और मैकियावेली से। मैकियावेली जो थे वो रियल पॉलिटिक्स करते थे, इसी वजह से जो एंटोनियो ग्राम्सी थे वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और मार्क्स से इसलिए इंस्पायर्ड थे क्योंकि इन्होंने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की आइडियोलॉजी लाई थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। फिर इनको कहा जाता है, इन्होंने प्रोपाउंड किया था न्यू मार्क्सिस्ट, कि जो मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी थे उसको इन्होंने मॉडिफाइड किया था। तो फिर इनका जो लाइफ रहा है वो बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, क्योंकि इनके चाइल्डहुड के टाइम इनके पिता की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सारा संभाला था। तो होता क्या है, 1913 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 1915 में ये बहुत एक्टिव दिखते हैं, 13 में ज्वाइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी और 15 में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, इतनी जल्दी कम उम्र में ही। फिर 1920 में क्या होता है, इन्होंने एक खुद का कम्युनिस्ट पार्टी बना लिया था जिसका नाम PCI था। फिर उसके बाद 22 में हमें दिखता है इटली में एक डिक्टेटरशिप जिनका नाम था बेनितो मसोलिनी। इनसे तो आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ ही होंगे। तो इन्होंने एक फासिस्ट पार्टी लाया था। फासिस्ट पार्टी लेके आए थे जिसको हिंदी में फांसीवाद कहते हैं। अब फांसीवाद आप सब जानते ही हैं कितना डेंजरस था उस टाइम का पीरियड, जब ये डिक्टेटरशिप जर्मनी और इटली में आया था। जर्मनी में हिटलर ने ज्यूस को बहुत ज़्यादा एंटीसाइड्स जो कहते हैं उनके खिलाफ़ किया था, और कैसे उन पे अत्याचार किया था, कैसे 5 लाख ज्यूस को मारा था एक गैस ट्रेजेडी में। फिर उसके बाद इटली में ये मसोलिनी ने राज किया था। कहा जाता है कि इनकी डिक्टेटरशिप जो थी वो वर्ल्ड वाइड बहुत डेंजरस थी। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है किम जोंग यूंग का, उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि वो सारी जो पॉलिटिकल, सोशल और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो खुद ही बनाते हैं। जैसे कि वहाँ का रूल बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने किम जोंग यूंग की तरह एक हेयर स्टाइल बनवा लिया था, उसको डायरेक्ट मार दिया था उन्होंने। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पे। तो फिर चलते हैं आगे। फिर इसमें आता है बेनितो मसोलिनी का फासिस्ट पार्टी। वहाँ पे यही टोटलिटेरियन रिजाइम होता था, इसी को कहा जाता था एवरीथिंग कंट्रोल बाय डिक्टेटर्स। वही जो कि मैंने अभी नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया। तो ऐसे ही वहाँ पे वो सारे भी
सारे रूल्स बनाते थे, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, कि आपको कैसे ड्रेस पहनने हैं, कैसे खुद को रखना है, कैसे आपको सोसाइटी में रहना है, क्या आपको देखना है, क्या आपको नहीं देखना है, सारी चीज़ वो खुद करते थे, जो कि जिसको एक टोटलिटेरियन रिज़ाइम बोला गया। ये उस टाइम करते थे ऐसा कि ऑर्थोडॉक्स को बहुत पढ़ाते थे, कि जिससे कि लोग उनकी तरफ हो जाएं, और पास्ट को ग्लोरीफाई करते थे, कि लोग को ऐसे भड़कावे में डाल के खुद को अपना फेम बनाना और खुद एक डिक्टेटर बन जाना। इस तरह से ही उन्होंने अपना डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश किया इटली में, और लोगों के मत से कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो दिखाती है 5 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी की, जिसमें कि पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, फिर एंशिएंट, और देन फ्यूडलिज़्म, कैपिटलिज़्म, और लास्ट पीरियड इज़ सोशलिज़्म, कम्युनिज़्म, जिसमें कि लास्ट पीरियड ये होता है कि जैसे सारे जो स्टेजेस हैं वो रिवॉल्ट होते रहते हैं और स्टेजेस आते रहते हैं। तो लास्ट स्टेज में ये होता है कि सारे इक्वल हो जाते हैं और वहाँ पे कोई क्लास नहीं रह जाती है जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो फिर सब अच्छा हो जाता है। तो बट इटली में ऐसा नहीं हुआ था। कैपिटलिस्ट तो आए थे, कैपिटलिस्ट के बाद वाला जो स्टेज था वो आया ही नहीं था, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप आ गया था। जैसे कि फर्स्ट आया था, 5 स्टेजेस थे उसके, मार्क्स के 4, 5। पहला था प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, फिर दूसरा था एंशिएंट, थर्ड था फ्यूडलिज़्म, फोर्थ था कैपिटलिज्म, और फिफ्थ था सोशलिज्म, जो कि लास्ट स्टेज था, और कम्युनिज्म भी कहते हैं इसको। और जो मार्क्स हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म कहा जाता है। और कैपिटलिज्म में आपको पता ही है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिस्ट कहा जाता है। तो प्रिमिटिव टाइम पे ये होता था कि इस टाइम सारे लोग खुद पे डिपेंडेंट होते थे, वो खुद अपना खाना इकट्ठा करते थे और खुद ही रहते थे, सब साथ में ही रहते थे, और खाना पीना सोना सब साथ में ही होता था, कोई क्लास नहीं होती थी, कोई ऊपर नीचे नहीं होता था, तो सब आराम से रहते थे। बट उसके बाद ऐसा हुआ एंशिएंट टाइम पे कि एक क्लास हो गई जिसको ज़्यादा टूल्स मिल गए, ज़्यादा खाना मिल गया, सब कुछ ज़्यादा मिल गया, मतलब उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और फिर दूसरी क्लास हो गई जो कि उन्हें बहुत कम खाना मिला और सब कुछ कम मिला, जिसकी वजह से जो मास्टर क्लास थी इनको मास्टर कहा गया, और मास्टर्स जो थे वो इनके ऊपर जो मतलब डोमिनेट करते थे, और इनको कहा गया स्लेव्स। तो स्लेव्स को ये डोमिनेट किया करते थे, अपने हिसाब से खाना देते थे इनको और उसके बदले में अपना सेवा करवाते थे, जो भी करवाते थे। फिर उसके बाद आया थर्ड पीरियड जो कि फ्यूडलिज़्म था। फ्यूडलिज़्म में क्या हुआ, जो मास्टर्स थे वो अब फ्यूडल लॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। अब फ्यूडल लॉर्ड्स आए तो वो सेम चीज़ जैसे स्लेव के साथ मास्टर्स करते थे, अब स्लेव्स बन गए सर्व्स। हाँ, तो स्लेव्स बन गए अब सर्व्स। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स, यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स आ गए और यहाँ पे सर्व्स आ गए, जो कि कल्टीवेट करते थे लैंड पे, और कल्टीवेशन के बाद जो भी अनाज बचता था, मतलब
अपने हिस्से से थोड़ा सा अनाज फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देते थे और इसके बदले में फ्यूडल लॉर्ड्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ऐसा बोला जाता था। पर वो मतलब अत्याचार ही करते थे एक हिसाब से देखा जाए तो, और जो नहीं देता था उस पर ज़्यादा अत्याचार करते थे। फिर उसके बाद आते हैं कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में क्या होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, अब फ्यूडल लॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में चेंज हो जाते हैं तो स्लेव्स जो थे, सर्फ जो थे फ्यूडलिज्म के टाइम, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ लेबर। तो फिर कैपिटलिस्ट जो फैक्ट्रीज संभालते थे, सर्विस देखते थे, उसमें जॉब देते हैं लेबर्स को, और लेबर्स जो होते हैं वो काम करते हैं अंडर कैपिटलिस्ट। फिर से वही चीज़ होता है, एक अपर क्लास होती है और एक लोअर क्लास होती है। लोअर क्लास को काम करना पड़ता है, उसके बदले में उनको नॉर्मल वेजेस मिलते हैं। फिर कैपिटलिस्ट डोमिनेट करते हैं अगेन लेबरर को। फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबरर का, लोअर क्लासेस का। फिर रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट के बाद फिर आता है सोशलिज्म, जिसको कम्युनलिज्म भी कहते हैं, कम्युनलिज्म भी कहते हैं। तो फिर कम्युनलिज्म में फिर आ जाता है इन लोगों के जो लोअर क्लास थे, जिनको प्रोलेटारिएट भी कहा जाता है, उनके लिए उनके बहुमत से जो सरकार बनती है उसके हिसाब से ये सोसाइटी चलने लगती है और सारे इक्वल हो जाते हैं। ऐसा मार्क्स का 5 वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आया था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनकी आइडियोलॉजी आई थी। उसके बाद ये होता है कि जो मार्क्स हैं वो ये क्वेश्चन लाते हैं, वाई एब्सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट कंट्री। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इटली हुआ, वहाँ पे कैपिटलिस्ट की जगह कैपिटलिस्ट तो था, कैपिटलिस्ट के बाद ये सोशलिज्म आना चाहिए, बट वहाँ पे डिक्टेटरशिप क्यों आ गया, ये क्वेश्चन अराइज होता है। और फिर होता है हाउ रिवॉल्यूशन टेकन प्लेस, रिवॉल्यूशन कैसे टेक प्लेस, कैसे रिवॉल्यूशन आता है। फिर आंसर उसका देते हैं मार्क्स कि बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके वजह से आता है, रिवॉल्ट होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेज आते हैं, और इसीलिए ग्रैम्सी ने इसमें क्या अपना आंसर देते हैं। ग्रैम्सी कहते हैं कि इट इज़ अ हेजेमनी, एक लीडरशिप, इटालियन लीडरशिप होता है जो कि कंट्रोल करता है सब कुछ। तो कैसे इटालियन लीडरशिप कंट्रोल करता है सब सारे कंट्रीज़ को, मतलब पूरे सोसाइटी को कैसे लीड करता है। अब वो बताते हैं कि कैसे ये हेजेमनी चलती है आगे। इसमें क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो तो सबसे अपर क्लास के होते हैं, उनके पास सारी मनी पावर होती है, सारे मसल्स पावर होते हैं, कनेक्शंस होते हैं बड़े बड़े, और ये इनका जो डर होता है वो लोअर क्लास वाले लोगों को कभी ऊपर उठने ही नहीं देता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एक लेबरर को, लोअर क्लास को। तो इस कोई कहा जाता है ये एक ओल्ड टूल हुआ करता था उस टाइम का। फिर ग्रैम्सी ने क्या अपने थॉट्स रखे, अब वो देखते हैं। तो ग्रैम्सी बताते हैं जो कैपिटलिस्ट थे उनको वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जो हेजेमनी आई थी पहले, जैसे जो हेजेमनी थी जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते थे लेबरर्स को, वो ग्रैम्सी लेके आते हैं एज अ कंसेंसस, बताते हैं कि कैसे डिक्टेटरशिप आया और कैसे सोशलिज्म नहीं आया, बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते हैं डिक्टेटर को, क्योंकि कैपिटलिस्ट जानते हैं अगर सोशलिज्म आया तो उनकी जो पोजीशन है अपर क्लास वाली वो कम हो जाएगी और सब इक्वल हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि कभी सोशलिज्म आए। इसी वजह से वो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं जिससे कि उनका पोजीशन बना रहे। फिर इसी को कहा जाता है कल्चरल हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी कैसे आता है,
और वो कल्चरल हेजेमनी लेबरर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है इन सोसाइटी। तो कल्चरल हेजेमनी क्या है? कल्चरल हेजेमनी इन प्लेस ऑफ ओल्ड टूल्स को के प्लेस पे आता है कल्चरल हेजेमनी। यहाँ पे देखा जाता है कि जो टूल्स था, ये मसल्स, पावर, मनी पावर, कनेक्शन, फियर, वो कैसे अब न्यू टूल्स में कन्वर्ट होता है। न्यू टूल्स क्या है आपके? जैसे कि अब हम नॉर्मल सोसाइटी, खुद के सोसाइटी में भी देख सकते हैं कैसे पॉलिटिशियंस ये न्यू टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कल्चरल हेजेमनी को मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों का। कैसे आपने देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी एक पॉलिटिशियन की, विवेक ओबरॉय के थे जिनको वो बताते हैं मतलब वो मूवी कैसे एक बायस टाइप थी और वो एक टाइम पे ही क्यों आई जब इलेक्शन होने वाला था। तो कैसे लोग मतलब ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, वो चीज़ ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे न्यू टूल्स आई जो जिसका नाम दिया गया न्यू टूल्स आई, जैसे रिलीजन आया और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुले, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ बने, NGOs बने, SHs सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बने। और फैमिली जो होती है जिनका मेन रोल होता है, वो बचपन से ही हम सीखते आते हैं कि हमारी फैमिलीज़ हमें कैसे क्या क्या सिखाती है, जिससे हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये जो सोशल सिविल सोसाइटीज़ होती है वो हमारा थॉट्स बनाने में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा सोसाइटी का ही होता है। तो ऐसे ही हर जगह पे अब इनका न्यू टूल्स आने लगा, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करने लगे कि अब ऐसा बोल दिया गया कि जो लेबरर्स थे अब उनका कोई क्लास स्ट्रगल था ही नहीं, कोई डेस्टिनेशन था ही नहीं, जो है वो मतलब जो पोजीशन उनकी है वो ही रहनी चाहिए थी, कोई स्ट्रगल नहीं था। इसी वजह से क्लास कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया था कि लेबरर्स अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते थे ये सोच के कि हम लोअर क्लास ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं था। उन्हें स्टार्टिंग से डोमिनेट किया गया है, दबाया गया है। वो इस हेजेमनी के ख़िलाफ़ उनको उठना चाहिए, बट वो इस ब्रेन वॉश के वजह से लोग मतलब जो लेबरर्स हैं वो सोचते हैं कि उन्हें कोई क्लास स्ट्रगल करना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉपरेशन करना है। तो आगे देखते हैं फिर आगे बोला जाता है जो लेनिन थे उनके थॉट्स थे। उन्होंने कहा इम्पीरियलिज़म इज़ अ पीक ऑफ कैपिटलिज़म, मतलब जो कैपिटलिस्ट का जो सबसे हाई वाला पीक होगा वही इम्पीरियलिज़म कहा जाता है। जैसे कि कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैसे अपने ग्रीडीनेस को बढ़ाते हैं और कैसे लेबरर्स को दबाते हैं, ऐसे ही दबाते दबाते डोमिनेट करते करते इम्पीरियलिज़म का राइज़ हो जाता है। तो लेनिन का ये कहना था। और लेनिन ये भी कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये एक दिन होगा, ये रिवॉल्ट होगा बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस ऑफ कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स का जो आइडियोलॉजी थॉट था, उन्होंने बोला था जो प्रोलेटेरिएट है, जो लोअर क्लास के लेबरर्स, कॉमन पीपल्स हैं, दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट कैपिटलिज़म, वो खुद ही कैपिटलिज़म के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब देखते हैं मार्क्स की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल, उन्होंने ये बोला था जो कि इकोनॉमी पिलर्स हैं वो कल्चर्स, पॉलिटी और सोसाइटी, ये 3 पिलर्स हैं जो इकोनॉमी के हैं, जिसको
एक मतलब सोसाइटी जो होती है वो इस इकोनॉमी पिलर से चलती है। अगर कोई भी इकोनॉमी आपको कोई भी सोसाइटी चेंज करना है उसके लिए आपको ये सारे पिलर्स चेंज करना पड़ेगा। बट ग्रैम्सी कहते हैं कि तुम हमेशा इकोनॉमी की ही बात क्यों करते हो, इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं है। ग्रैम्सी बताते हैं कि जो सोसाइटी की पिलर्स हैं वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटी, कल्चरल में डिवाइडेड है, जो कि सबका जो सारे पिलर्स हैं उनका होना ज़रूरी है। तो एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए सारे कंट्रीब्यूशन दिखेंगे। तो कैसे ये चीज़ें चेंजेस होती हैं। अब ग्रैम्सी बताते हैं, हमने कल्चरल हेजेमनी तो देख ली। मार्क्स ने बोला था कि ये हेजेमनी है जो सोसाइटी को कैसे ब्रेन वॉश कर रही है और इस वजह से कैपिटलिस्ट हैं वो राज कर रहे हैं और जो सोशलिज़्म है वो नहीं आ पा रहा है। बट देखा जाए तो कार्ल मार्क्स को खुद नहीं पता था कि ये कैसे इस कल्चरल हेजेमनी को हटाना चाहिए, और ग्राम्सी इसी को मॉडिफाइड करते हैं। वो इस पे ही खोज करते हैं और बताते हैं कि हाउ टू काउंटर द कल्चरल हेजेमनी ऑफ कैपिटलिस्ट। वो बताते हैं, ग्रैम्सी रिक्वेस्ट करते हैं जो लेबर क्लासेस हैं उनको कि वो खुद के यूनियन बनाएं, लीडर बनाएं, इंस्टीट्यूशन बनाएं, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आइडियाज़ डेवलप करें और अवेयरनेस लाएं, जिससे कि उनका जो नॉमिनेट किया जा रहा है, उन्हें जो बोला जा रहा है कि आप कॉपरेट करें, वो ख़त्म होगा और उनकी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसलिए ये ग्रैम्सी बताते हैं कि ऐसे इस तरीक़ों से हम जो कल्चरल हेजेमनी है उसको काउंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिपिन चंद्रा बताते हैं कि गांधी डिड इंडियन काउंटर हेजेमनी अगेंस्ट ब्रिटिश। गांधी जो थे, गांधी ने भी सेम चीज़ किया था इन इंडिया। कैसे वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट किए थे और बोला था उन्होंने कि ब्रिटिश को बॉयकॉट करे और ख़ुद के इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, खुद के कपड़े बनाए थे, खादी को बहुत डेवलप किया था और ख़ुद के ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने शुरू कर दिए और सारे इंस्टीट्यूशन खोलने शुरू कर दिए। और बिपिन चंद्रा कहते हैं कि गांधी अप्लाइड ग्रैम्सीज प्रिंसिपल ऑन इंडियन ग्राउंड। गांधी ने ही कैसे ग्रैम्सी के जो प्रिंसिपल्स थे, थॉट्स थे, वो कैसे वो इंडिया में डेवलप किया और हम फिर कैसे अपना डेवलपमेंट किए। तो ग्रैम्सी का कहना था कि जो लीडरशिप है वो लीडर्स कैसे होते हैं। एक लीडर्स होता है, जो लीडर्स की क्वालिटी है, एक ट्रेडिशनल होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। ट्रेडिशनल लीडर्स में क्या क्या होते हैं, ट्रेडिशनल लीडर्स में सेल्फ इंटरेस्ट, जो ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, मतलब वो खुद का काम करते रहते हैं। वो एक अलग से अपना पार्टी या ये कुछ ऐसे नहीं लाते हैं, वो खुद पे ही काम करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए वेलफेयर लाते हैं, जो मतलब खुद से काम करते करते कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उससे ह्यूमैनिटी का जो मतलब ह्यूमैनिटीज़ का भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आइंस्टाइन उन्होंने और न्यूटन ने, सीवी रमन ने, वो खुद पे ही काम करते हैं, खुद का इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं और वो चीज़ें कैसे हमारे लोगों के लिए काम कर जाता है। तो इसको हम ट्रेडिशनल लीडरशिप कहते हैं। और दूसरा ऑर्गेनिक लीडरशिप हुआ। ऑर्गेनिक लीडरशिप में क्या होता है, दे फाइट फॉर सोशल कॉज। वो अलग से ही उठ के आते हैं और एक सोशल कॉज के लिए लड़ाई करते हैं सोसाइटी में, और वो फ्रंटल लीडर होते हैं, वो खुद सामने खड़े होते हैं। जैसे कि गांधी, लेनिन, माओस्टर, ये ऐसे जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें कहा जाएगा ऑर्गेनिक लीडरशिप। तो ग्रैम्सी का कहना होता है आपको भी ऑर्गेनिक लीडर बनना पड़ेगा अगर आपको ये कल्चरल हेजेमनी को एकदम से हटाना है। तो फिर वो बताते हैं कि स्टेट्स का जो जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमें स्टेट
की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कम्युनिज़्म चाहते हैं, सोशलिज़्म चाहते हैं, जहाँ पे सब इक्वल हो और सब इंडिपेंडेंट हो। कोई हमारा डिक्टेटरशिप या फिर कोई राज ना करे हम पे, तो कोई डोमिनेट ना करे। बट जो ग्राम्सी का आइडियोलॉजी था, उन्होंने बताया कि स्टेट ज़रूरी है हमारे लिए, इसेंशियल है, क्योंकि हमें एक प्रिंस की ज़रूरत है जो कि लोगों को समझे, लोगों के लिए काम करे, ना कि उन पे राज करे। तो वो बताते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस और एक सिविल सोसाइटी। स्टेट का इंस्टीट्यूशंस में क्या-क्या आते हैं, गवर्नमेंट, पुलिस, मिलिट्री और डिपार्टमेंट्स आते हैं। और सिविल सोसाइटी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिविल सोसाइटीज़ जो होती हैं, सिविल सोसाइटीज़ में ही ये सारे लीडरशिप इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी और अवेयरनेस आता है। इस वजह से सिविल सोसाइटी बहुत ज़रूरी है और स्टेट्स इसीलिए ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर कोई स्टेट नहीं होगा तो वो सारे खुद की पार्टी बनाने लगेंगे और खुद के लिए ही काम करने लगेंगे, मतलब सब ख़राब हो जाएगा, पूरी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, अपने मन से चलने लगेगी। इसीलिए स्टेट की ज़रूरत है, पर एक ऐसे प्रिंस की ज़रूरत है जो कि मॉडर्निटी को लाए, बट वो लोगों को समझते हुए, लोगों के वेलफेयर के लिए आए। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।